अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। फ़लस्तीन का इशू इस वक्त दोबारा से मंजर आम पे आ गया है और तमाम दुनिया की जो फोकस है वो इस वक्त इसी चीज़ के ऊपर है कि हमास और गाज़ा और इसराइल के बीच में ये जो इतना ज़्यादा जंगी कैफियत और इतना ज़्यादा बॉम्बिंग और सब कुछ हो रहा है, इसका खात्मा कैसे होगा। बहरहाल इसके ऊपर मैंने पहले भी पॉडकास्ट की, लेकिन एक इसका जो पहलू है कि इस पूरे जो मसला है जो दिहाइयों से कई दिहाइयों से चला आ रहा है, 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं, इसका असल में हल क्या है। पैलेस्टाइन का जो और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका असल हल क्या है। क्या उसका हल ये है कि इसी तरह से हालात चलते रहें, या फिर क्या वन स्टेट सोल्यूशन इसका हल है, या फिर टू स्टेट सोल्यूशन इसका हल है। इस वक्त अमूमी तौर पे समझा जाता है कि अगर कोई हल का रास्ता है तो वो टू स्टेट सोल्यूशन है, लेकिन इसराइल इसके ऊपर भी नहीं मानता, इसकी ऊपर बात करने के लिए भी तैयार नहीं नजर आता। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये वन स्टेट और टू स्टेट का इश्यू क्या है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि अरब लीग का जो इजलास हुआ था वेनेसडे के दिन इसी हफ्ते, उसमें तमाम अरब कंट्रीज के जो मंदूबीन यहाँ पे शामिल थे, उन्होंने यही बात की कि इस मसले को हल किया जाए और इसका टू स्टेट सोल्यूशन के तरीके से इस चीज़ को हल किया जाए। उन्होंने बोला कि सीरियस नेगोशिएशंस बिटवीन पीएलओ एंड इसराइल करवाई जाएं और सीरियसली बैठकर ये जो है ना बात को हल किया जाए, ताकि इसराइल को बताया जाए कि ये जो तुम मजालिम ढा रहे हो और इतनी मतलब 70 साल से ज़्यादा हो गया तो अब ये तुम्हें बंद करने पड़ेंगे। अब तुम्हें अलाउ नहीं करेगा मुस्लिम वर्ल्ड कि तुम इसी तरह की एट्रॉसिटीज़ को जो है ना वो जारी रखो। तो इसलिए मैं ज़रूरी समझा कि वन स्टेट सोल्यूशन और टू स्टेट सोल्यूशन की बात की जाए कि वो आखिर वन स्टेट सोल्यूशन क्या है, टू स्टेट सोल्यूशन क्या है, और इसराइल जो है वो इस सोल्यूशन की तरफ क्यों नहीं आता। पहले तो मैं आपको एक बड़ा जनरल सा मैप यहाँ पे दिखा रही हूँ कि ये वेस्ट बैंक है और गाजा की पट्टी तो नीचे है। ये इस वक्त ये इसमें आपको वेस्ट बैंक के अंदर तीन किस्म के कलर्स नजर आ रहे हैं। एक तो ये जामनी सा कलर है, और ये जामनी कलर का जो एरिया वेस्ट बैंक के अंदर है, ये वो एरियाज हैं जो कि पूरी तरह से पैलेस्टीन अथॉरिटी के अंडर कंट्रोल हैं, और इनकी सिक्योरिटी का भी उनको वही करते हैं, और तमाम मामलात को वही देखते हैं, पीएलओ देखती है। और इस एरिया के अंदर जो है इजरायली फौज जो है वो दाखिल नहीं होती। लेकिन इसके बिल्कुल साथ साथ आप देख रहे हैं कितना हर एक की पूरी लाइनिंग आप समझ लो, हर एक के बॉर्डर पे पूरा पूरा ऑलमोस्ट जो एरिया जो कि हल्के पिंक कलर का है, ये एरिया ऐसा है जो कि जहाँ पे फलस्तीनी जो लोग हैं वो रहते तो हैं, मगर यहाँ पर इसराइल और पैलेस्टीनियन सिक्योरिटी का जॉइंट कंट्रोल है। यानी ये वो सब तमाम एरिया जहाँ पे इजरायली जो फौज है उसके चेक पॉइंट्स बने हुए हैं, और कहने को तो उनका जॉइंट कंट्रोल है उनका और फलस्तीनियों का, लेकिन आपको पता है कि जिस किस्म की वो उनकी तरीकाकार है और जिस तरह की अपार्थाइड टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, तो ज़्यादा कंट्रोल उसमें भी उन्हीं का होगा। और जो सी एरिया जो येलो कलर में आप देख रहे हैं कि 2/3 से ज़्यादा एरिया, बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो सी एरिया है येलो कलर में। ये तमाम ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इसराइल की जो है सिविल और सिक्योरिटी कंट्रोल है। तो आप सोच लो कि वेस्ट बैंक कहने को तो फलस्तीन है, मगर इसके अंदर कितना ज़्यादा, यानी कि ऑलमोस्ट समझ लें कि 2/3 ऑफ एरिया से ज़्यादा ही जो है उसके ऊपर टोटल कंट्रोल जो है यहूदियों का है, इसराइलियों का है। और जो फ़लस्तीनी है वो टुकड़ों में इस तरह से अलग अलग हो के टुकड़ों में बटे हुए हैं, इसीलिए इसको पैलेस्टीन का बंतुस्तान भी कहते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी जो बंतुस्तान था उसमें जो पॉपुलेशन है उनको अलग अलग करके और उनको आपस में मिलने नहीं दिया जाता था, और वो बिल्कुल अलग अलग होकर उसको एपार्थाइड कहते हैं। उस तरह से किया जाता है। तो ये वेस्ट बैंक के जो फ़लस्तीनी है उनके साथ भी ये अपार्थाइड है, क्योंकि वो एक शहर का जो बंदे हैं वो दूसरे शहर नहीं जा सकते जब तक कि वो चेक पोस्ट में से ना गुजरें, और कई कई घंटे वहाँ पे खड़े होकर
और उनको गुजारने पड़ते हैं चेक पोस्टों पे, और वहाँ से वहाँ पे जाना उनके लिए इतना मुश्किल बना दिया गया है। तो ये आप सोच लो कि जब इसराइल का वेस्ट बैंक के अंदर इतना ज़्यादा कंट्रोल है, तो फिर उसको क्या ज़रूरत है कि वो किसी भी सोल्यूशन की तरफ आए। वो तो मुकम्मल एक बर्बरियत, एक एक यानी एक आप समझ लो एक टोटल जो है वो फैशिस्ट किस्म की वो पहले ही कंट्रोल उसने हासिल किया हुआ है वेस्ट बैंक के ऊपर। और वो रोज आए दिन उनके जो चेक पोस्ट पे पुलिस खड़ी होती है, वो मारती है, गोलियों से शूट करती है फलस्तीनियों को। तो उन्हें क्या जरूरत है कि वो किसी भी सोल्यूशन की तरफ आए। मैं आपको बताऊं कि वन स्टेट सोल्यूशन और टू स्टेट सोल्यूशन है क्या। वन स्टेट सोल्यूशन का मतलब है कि पूरा इसराइल और पूरा फ़लस्तीन मिलाकर, वेस्ट बैंक और गाज़ा मिलाकर सारा एक ही कंट्री बना दिया जाए। अगर एक ही कंट्री बना दिया जाएगा तो इसमें फ़लस्तीनी और इज़राइल दोनों इक्वल राइट सिटीजन्स बन जाएंगे। और इज़राइल के जो लोग हैं वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि फ़लस्तीनी जो है वो उनके साथ इक्वल राइट सिटीजन बन करके रहे। सो इसलिए बड़ा ही इम्पॉसिबल है कि वो इस सोल्यूशन पे जाएं। और अगर वन स्टेट बनता है तो 5 मिलियन जो है वो फ़लस्तीनी वहाँ पे हैं, और 9.5 मिलियन जो है इजरायली हैं। अगर तो आप समझ लें कि आधी पॉपुलेशन तो अभी से आप देख लो कि फ़लस्तीनियंस की हो जाती है। और उनको फिर वोटिंग राइट्स कितने मिल जाएंगे, और जब वोटिंग राइट्स होते हैं तो फिर वो तमाम जो लॉ मेकिंग है उसमें भी उनका सारा शामिल हो जाती है, उनकी रजामंदी। तो लिहाजा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। सो ये चीज़ उनको नाकाबिले कबूल है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी अपने आप को कहता है इसराइल, दुनिया की मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहता है, तो उसको फिर इक्वल राइट्स देने पड़ते हैं। और फिर जब ये सब होगा, तो जब पैलेस्टीनियंस इक्वल राइट होंगे, तो फिर जो 7 मिलियन से ज़्यादा फ़लस्तीनी जो है इस वक्त मुल्क बदर हैं और रेफ्यूजीज बन के कुछ जॉर्डन में रह रहे हैं, कुछ लेबनान में रह रहे हैं, कुछ सीरिया में रह रहे हैं, कुछ और इधर उधर दुनिया के मुल्कों में रह रहे हैं, उनको भी राइट ऑफ रिटर्न मिलेगा। क्योंकि जैसे कि यहूदियों को राइट ऑफ रिटर्न है कि वो अपने पुराने लैंड में आकर के वापस आके आबाद हों, इस तरह से फ़लस्तीनियों को भी ये राइट मिल जाएगा। और फिर आप देखिए कि 7 और 5 मिलियन मिलाकर जो है इसराइल के अंदर यहूदियों से ज़्यादा पॉपुलेशन बन जाएगी। और फिर उनके जो वोटिंग राइट्स हैं और पार्लियामेंट में उनका जो पावर है वो भी इसराइल में से ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए वन स्टेट सोल्यूशन को तो समझा जाता है कि ये कभी भी मुमकिन नहीं है कि इसराइल इसके ऊपर मान जाएगा। अब टू स्टेट सोल्यूशन क्या चीज़ है। टू स्टेट सोल्यूशन का मतलब है कि फ़लस्तीनी जो है उनका अपना अलग मुल्क है, उसमें से तमाम यहूदी निकल जाएं, और उनको बिल्कुल जो है वो आज़ाद अपनी फ़ौज अपनी, यानी इंडिपेंडेंट स्टेट जब फ़लस्तीन बन जाएगा और इसराइल इसको मान लेगा कि ये एक इंडिपेंडेंट अलग मुल्क है, ये कोई टेरिटरी नहीं है जिसका अभी फैसला नहीं हुआ, बल्कि ये एक प्रॉपर मुल्क है। तो जब वो मुल्क बन जाता है तो वो अपनी इकोनॉमी चला सकता है, दुनिया के हर मुल्क के साथ ट्रेड कर सकता है, आ सकता है, जा सकता है, और वो अपनी मिलिट्री भी बना सकता है, और जितनी भी उसका जी चाहे वो उतनी ही मजबूत मिलिट्री अपनी बना सकता है। और शायद फिर वो कुछ दिहाइयों के बाद इतनी स्ट्रांग हो जाए, इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो इसराइल से जंग कर सके सही मानों में। तो ये चीज़ होगी। और उसके बाद ये कि वो दुनिया भर के ममालिक के साथ अपनी डिप्लोमेसी भी बनाएगा। तो ये वाला जो टू स्टेट सोल्यूशन है इसके ऊपर भी इसराइल नहीं आता, क्योंकि वो ये बर्दाश्त ही नहीं करता कि फ़लस्तीन जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो जो अपनी इकोनॉमी खुद चला रहा है। इस वक्त तो दुनिया से कोई एड आती है, क्योंकि फ़लस्तीन के लोग तो जहाज़ में बैठकर बाहर जा ही नहीं सकते, या किसी सड़क पे से गाड़ी चला के बाहर जा नहीं सकते। और दुनिया से जो एड आती है वो मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स पे के थ्रू, और यहाँ पे खुद राशन करके इसराइल इनको पकड़ाता है कि ये तुम्हारे इस महीने का इतना राशन है, इतना खा लो। तो इस तरह से वो उनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो प्रोग्रेस, तरक्की, इंडस्ट्री, ये सब कुछ तो टोटली वहाँ पे उसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें, और मैं आपको कुछ और मैप से भी दिखाती हूँ क्या सिचुएशन है। इस मैप में भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो डार्क ब्लू कलर है वो ऐसे हैं जो कि फ़लस्तीनियों के पास हैं। लाइट ब्लू जो ये है ये इसराइल के जॉइंट कंट्रोल में है। और ये जो पीला कलर है ये तमाम जो है ये तमाम, ये आपको बड़ा एरिया जो दिखाई दे रहा है ये सब का सब इसके पास है, इसराइल के पास है। और ये आप देख रहे हैं कि गाजा में भी
जो है वो टोटली उसको, आप ये इसकी बॉर्डर भी देख रहे हो कि समंदर में भी उसको सिर्फ इतने माइल्स जो है जाने दिया जाता है, वो भी सिर्फ फिशिंग के लिए। बाकी वो किसी से ट्रेड नहीं कर सकता, कोई किसी मुल्क की शिप अंदर नहीं आ सकती, इनकी कोई ट्रेड बाहर नहीं जा सकती। सो ये इस तरह से टोटली कैद किया हुआ है गाजा को। तो अब वो कैसे इनको इंडिपेंडेंट स्टेट बना दें कि वो अपनी दुनिया की किसी भी मुल्क के साथ ट्रेड करें, शिप्स यहाँ आए जाएं और यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगे, यहाँ इनका अपना एयरपोर्ट हो, ये अपना जहाँ मर्जी जाएं और अपने ही जो मुल्क का दूसरा हिस्सा है वेस्ट बैंक, उसमें आने जाने की उनको मुकम्मल आज़ादी हो। तो ये सब कुछ वो कैसे, अगर वो ये सब कुछ करेंगे तो फिर ये जो जुल्म कर रहे हैं और ये बर्बरियत कर रहे हैं और जो डेली बेसिस पे फ़लस्तीनियों को मार रहे हैं, फिर वो ये सब कुछ कैसे करेंगे? सो इसलिए ये जो है इस तरह से ये बिल्कुल अलाउ नहीं करते। एक और मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये क्या सिचुएशन है कि वेस्ट बैंक के अंदर, जैसे मैंने आपको बाकी मैप से दिखाया कि ये जो ज्यादातर तो खुला एरिया, ये तो सारा इसराइल के हाथ में है, और ये जो बीच के ये येलो येलो लाइट येलो पार्ट्स हैं, ये सारे भी इसराइल के कंट्रोल में। लेकिन ये जो ब्लैक स्पॉट्स हैं बेशुमार, एक नहीं आपको कई बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, ये सब जूइश सेटलमेंट्स हैं। वेस्ट बैंक के अंदर उन्होंने आके अपने मोहल्ले बनाए हुए हैं और सेटलमेंट्स की हुई हैं। ये एक नहीं है, दो नहीं है, ये सैकड़ों में है। मैं आपको बताती हूँ, इसकी फिगर्स भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, इलीगल सेटलमेंट्स 2023 के जनवरी तक जो काउंट की गई है वो क्या थी, 270 इजरायली सेटलमेंट्स इन वेस्ट बैंक, यानी कि वेस्ट बैंक के अंदर 270 मोहल्ले इन्होंने बनाए हुए हैं जिसमें यहूदी रह रहे हैं। तो फिर आप बताओ, वेस्ट बैंक कोई आज़ाद इस वक्त है किसी लिहाज से, किसी डेफिनेशन के मुताबिक क्या वो आज़ाद हैं? बिल्कुल भी नहीं है। यूएन भी ये कहता है, एमनेस्टी और ये ह्यूमन राइट्स वाले भी यही कहते हैं बार बार कि वेस्ट बैंक जो है वो एक आज़ाद खत्ता नहीं है, बल्कि ये टोटली ऑक्यूपाइड है। यानी इसराइल ने ये सिर्फ इसराइल को ही इनसे छीन कर ऑक्यूपाई नहीं किया, बल्कि वेस्ट बैंक के अंदर भी आधे से ज्यादा 2/3 के ऊपर इनकी ऑक्यूपेशन है, और बल्कि इन्होंने तो मोहल्ले बने हुए इधर। over 100 Israeli illegal outpost in the West Bank. आउटपोस्ट मीन्स के मिलिट्री की जो आउटपोस्ट होती हैं, मिलिट्री के जो अड्डे होते हैं, वो जो है 100 से ज्यादा इसके अंदर बने हुए हैं। और 2,20,000 Israeli settlers living in the West Bank, यानी 7 लाख जो है इन मोहल्लों में इसराइली रह रहे हैं इस वक्त भी। एडिशनली 2 लाख जो है जूइश जो है वो ईस्ट जेरूसलम में, यहाँ पर जो कि जेरूसलम ये ईस्ट जेरूसलम है, इसके अंदर जो कि मुसलमानों का हिस्सा है, वहां पर भी ये लोग रह रहे हैं। और गोलान हाइट्स जो कि चलें वो तो फ़लस्तीन का हिस्सा नहीं है, वो तो सीरिया का हिस्सा है जो इन्होंने कब्जा किया हुआ, उसमें भी 20,000 इजरायली इस वक्त रह रहे हैं। और ये इस तरह की तमाम इलीगल सेटलमेंट्स के बाद अब आप देख लो कि उनकी मेंटालिटी क्या है, किस तरह से वो टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ भी आएंगे। वो तो चाहते हैं कि टोटली फ़लस्तीन को बिल्कुल मतलब सफ़े हस्ती से ही मिटा दिया जाए, उसको वर्ल्ड मैप से ही मिटा दिया जाए, पता ही ना लगे कि यहाँ पे कोई फ़लस्तीन था, कोई फ़लस्तीनी यहाँ पे रहता था, कोई गाजा में रहता था, कोई वेस्ट बैंक पे रहता था, बल्कि ये पूरा ही इनको मार मार के, उनकी मैल न्यूट्रिशन करवा के, इनकी जिंदगियां तंग करके, इनको खत्म करके, या तो वो भाग जाएं बस्ते बंद करके, या फिर वो मर ही जाएं, और एक एक करके, दो दो करके डेली मार 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 के उनको खत्म ही कर दें। तो फिर ये पूरा जो है फ़लस्तीन, ये भी इसराइली बन जाए कुछ सालों में, कुछ तिहाइयों में। तो दिस इज द थिंग। अब जो मुसलमान ये जो अरब मिनिस्टर्स यहाँ पे जमा हुए, उन्होंने बोला कि टू स्टेट सोल्यूशन के ऊपर आओ, तो उसका एक और भी क्लॉज है। उस जब टू स्टेट सोल्यूशन की बात होती है तो उस वक्त ये कहा जाता है कि 1967 के बॉर्डर्स पे वापस जाएं। 1967 के बॉर्डर्स का क्या मतलब है? जब 1967 की वॉर हुई थी तो ये सारा फलस्तीन था, गाजा इतना बड़ा था, ये पूरा एरिया अब तो सिर्फ इतना सा रह गया है, अब तो सिर्फ इतना सा रह गया है, लेकिन पहले गाजा इतना बड़ा था। और ये वेस्ट बैंक के उस तरफ जो है ये भी सारा एरिया फलस्तीन का के अंदर शामिल था।
मगर जब 1967 की वॉर हुई तो इसराइल ने ये तमाम इलाके मजीद काबू कर लिए, ये सारा इलाका काबू कर दिया, गाजा को भी काट पीट के छोटा सा रहने दिया और बाकी सब पे कब्जा कर लिया। अब जितने भी टू स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं मुसलमान कंट्रीज भी, इवन यूएस भी जब बात करता है तो वो कहता है कि 67 के बॉर्डर्स पे वापस जाओ, यानी कि ये तमाम जो एरिया है ये वापस फलस्तीन को दे दो, फिर अमन की बात होगी। और यही बात जो है वो अभी भी अरब कंट्रीज भी कह रही हैं, चाइना भी कहता है, इवन यूएस भी जो है कहता यही है, हालांकि वो प्रैक्टिकली तो वो नहीं मानते, लेकिन कहते वो यही है कि 67 के बॉर्डर्स पे वापस आओ, क्योंकि वहां वो इलीगल कब्जा हुआ। यूएन ने इनको ये एरिया नहीं दिया था, इसराइल ने, यूएन ने इनको इतना एरिया दिया था, ये जो ये वाइट है, और ये बाकी सारा उन्होंने यूएन ने फलस्तीन को दिया हुआ था और वो इन्होंने 67 में इनसे छीना था। तो अब वो ये कहते हैं कि ये भी इनको वापस करो। इसीलिए इन सब बातों की वजह से इसराइल जो है वो टू स्टेट सोल्यूशन पे कभी नहीं आता। वन स्टेट तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द क्वेश्चन है और टू स्टेट पे भी नहीं आता, लेकिन मुसलमान अगर इकट्ठे हो जाएं, प्रेशर डालें, तो फिर उनको लामहला इस टू स्टेट सोल्यूशन पे आना ही पड़ेगा। और आज अगर वो आ जाएंगे तो फलस्तीन एक मतलब एक प्रॉपर कंट्री बन जाए और उसकी अपनी इकोनॉमी हो, अपनी मिलिट्री हो, और वो फले फूलेगा। जिस तरह के रेजिलियंट ये लोग हैं, जितनी कुर्बानियां इन्होंने दी हैं, तो डेफिनेटली जब ये इंडिपेंडेंट होंगे तो ये बहुत तरक्की करने वाले लोग हैं। तो ये है टू स्टेट सोल्यूशन। लेकिन ऑफ कोर्स हम सब पुर उम्मीद भी हैं लेकिन मायूस भी रहते हैं कि शायद मुसलमान मुल्क इकट्ठे होकर इसराइल पे और यूएस पे और वेस्ट के ऊपर इतना दबाव डाल सकेंगे या नहीं डाल सकेंगे। थैंक यू। तो मैं